बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ओपन इकोनॉमी एंड व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। Open and closed economies. A closed economy is one that does not interact with other economies in the world. There are no exports, no imports and the no capital flows. सो हम देखते हैं कि क्लोज्ड इकानमी जो है वो ऐसी इकानमी होती है जिसमें हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होती और आप जो है वो अदर वर्ल्ड इकानमीज़ के साथ जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते और आप सिर्फ अपनी कंट्री से ही चीज़ें ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जो परचेजिंग है या आप सेल की बात करें तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा कि नो एक्सपोर्ट एंड नो इम्पोर्ट्स एंड नो कैपिटल फ्लोज, capital inflows rather or capital outflow. An open economy is one that interact freely with other economies around the world. So open economy जो होती है किसी भी कंट्री की, उसमें जो फ्रीली इंटरेक्शन होता है विद अदर इकानमीज़ इन द वर्ल्ड वो होता है बिकॉज के इसमें आपकी ट्रेड हो रही होती है, लाइक आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होती हैं, आपकी कैपिटल आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा होता है। सो आप इजीली जो है वो दूसरी इकानमीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। An open economy interacts with other countries in two ways. इसमें है it buys and sells goods and services in world product market. It buys and sells capital asset in world financial market. सो ओपन इकानमी जो होती है उसमें जो इंटरेक्शन होता है वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो बाय भी कर रहे होते हैं और सेल भी कर रहे होते हैं। एंड सेकेंडली क्या होता है कि आप फाइनेंशियल मार्केट में जो है उसमें भी आपका इंटरेक्शन होता है और उसमें आप कैपिटल एसेट जो हैं वो बाय कर रहे होते हैं एंड सेल कर रहे होते हैं। सो ओपन इकानमी में आपका इंटरेक्शन जो होता है वो टू टाइप का होता है। यहाँ पे हमारा इस लेक्चर में आज का जो कंसर्न है वो ज़्यादा ओपन इकानमी से है, क्योंकि क्लोज्ड इकानमी में हमने कह दिया कि इंटरनेशनल लेवल पे आपका इंटरेक्शन है ही नहीं, आपकी ट्रेड नहीं है। सो वो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई अभी। आज के लेक्चर में हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हमारी सब जो हैं वो ओपन इकानमी से रिलेटेड होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी पाकिस्तान इकानमी। अब हमें ये जानना है कि पाकिस्तान की जो इकानमी है वो इट्स ओपन इकानमी और इट्स क्लोज्ड इकानमी। सो आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट इन इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग, पाकिस्तान currently operates a mixed economy in which state-owned enterprises account for a large portion of a gross domestic products. जो इकोनॉमिक्स रिस्ट्रक्चरिंग्स हुई हैं ओवरऑल, उसमें चीज़ें हमने कुछ बनाई हैं, कुछ बिगाड़ी हैं, और वो जो जितने हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं ओवरऑल अराउंड 72-74 ईयर्स में जब से पाकिस्तान बना है, उसमें कभी हमारी ओपन इकानमी जा रही है, कभी हमारी क्लोज्ड इकानमी जा रही है, कभी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं, कभी हमें लग रहा होता है कि हमें अपनी इकानमी को विद इन अ कंट्री जो है वो सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं इस तरह से। या फिर समटाइम हमें ये लगता है कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की हमारी कंट्री में ज़्यादा ज़रूरत है तो हमें एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो हम उस टाइम उसकी एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। सो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स्ड जो फैक्टर है, कभी हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी नहीं कर रहे होते, कभी हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी नहीं कर रहे होते। कुछ, और इस टाइम पे भी कुछ चीज़ों पे हम लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन की हुई है और कुछ जो है वो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उस तरह से हम जो है वो पाकिस्तान की इकानमी को एज अ मिक्स्ड इकानमी लेते हैं, क्योंकि हम इसमें जो ओवरऑल देखें तो ना ओपन है ना क्लोज्ड है। ये प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्ट्स वेरी करता है और सर्विसेज टू सर्विसेज वेरी करता है कि हर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए हमारा जो डिसीजन है वो डिफरेंट है। किसी को हम अलाउ कर रहे हैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना और किसी को हम अलाउ नहीं कर रहे। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि पाकिस्तान की जो इकानमी है दैट इज़ मिक्स्ड इकानमी। अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स हैं क्या? बेसिकली हम इनको कैपिटल फ्लोज भी कहते हैं, और क्योंकि कैपिटल फ्लोज जब आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही होती है तो वो कैपिटल फ्लोज या तो कैपिटल इनफ्लो होता है और कैपिटल आउटफ्लो होता है। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपका कैपिटल इनफ्लो होता है, जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं उस टाइम आपका कैपिटल आउटफ्लो होता है। आपका जो पैसा है वो या तो आपकी इकानमी में आ रहा होता है या जा रहा होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक्सपोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली एंड सोल्ड अब्रॉड।
एक्सपोर्ट में हम अपनी कंट्री में जो चीज़ें बनाते हैं और फिर वो हमारी ज़रूरियात से जब ज़्यादा हो जाती हैं या हमारी स्पेशलिटी होती है किसी गुड में, तो हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं और कैपिटल अर्न करते हैं। सो उस टाइम पे हमारे कंट्री में कैपिटल इनफ्लो होता है। सेकेंड है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट आर गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड अब्रॉड एंड सोल्ड डोमेस्टिकली। अब इम्पोर्ट वो चीज़ें हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि आउट ऑफ द कंट्री बनती हैं, बट हमें उनकी ज़रूरत होती है और हम उन्हें परचेज़ कर लेते हैं। और उस टाइम पे जब हम उन्हें परचेज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उन्हें पे करते हैं। सो दैट्स वाई उन्हें हम कहते हैं दैट इज़ अ कैपिटल आउटफ्लो। उस टाइम पे हमारे कंट्री में कैपिटल आउटफ्लो होता है। द फ्लो ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। सो अभी हम देखेंगे कि नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है। सो नेट एक्सपोर्ट आर द वैल्यू ऑफ अ नेशंस एक्सपोर्ट माइनस द वैल्यू ऑफ इट्स इम्पोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट बेसिकली हम चेक करने के लिए देखते हैं कि जो हमने ओवरऑल एक्सपोर्ट की थी थ्रू आउट द ईयर, उसमें से माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ इट्स इम्पोर्ट, या पूरे साल में जो हमने चीज़ें इंपोर्ट की थी। तो एक्सपोर्ट में से जब हम इंपोर्ट माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास नेट बैलेंस होगा या नेट एक्सपोर्ट बचेंगे, दैट इज़ आवर नेट एक्सपोर्ट्स। सो नेट एक्सपोर्ट्स आर आल्सो कॉल्ड द ट्रेड बैलेंस। ट्रेड क्या होती है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को हम ट्रेड बोलते हैं। और ट्रेड बैलेंस उस टाइम पे होती है जब हमारी जो एक्सपोर्ट होती हैं ग्रेटर देन इंपोर्ट होती हैं। हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया हुआ होता है और इंपोर्ट हमने कम किया हुआ होता है। सो जो हमारा उस टाइम पे नेट बैलेंस होता है वो हमारा ट्रेड बैलेंस भी होता है और हम उसको नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। इसमें से जो चीज़ें फर्दर आपको समझ में नहीं आएंगी, आप लोग काइंडली अपने पॉइंट नोट करिएगा और जूम मीटिंग में मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करिएगा। ओके जी, द फ्लो ऑफ द गुड्स, इसमें हम देखेंगे कि जी ये ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड सरप्लस और बैलेंस ट्रेड किस तरह से होती है। सो अ ट्रेड डेफिसिट इज़ अ सिचुएशन इन विच नेट एक्सपोर्ट आर नेगेटिव। वो नेगेटिव कैसे होती है कि आपकी इंपोर्ट जो है वो आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि उस साल में आपने खुद चीज़ें ज़्यादा परचेज़ की हैं आउट ऑफ द कंट्री, फ्राम आउट ऑफ द कंट्री, एंड आपने सेल कम किया है। सो आपकी इंपोर्ट जो है दैट इज़ ग्रेटर देन योर एक्सपोर्ट, तो आपकी एक्सपोर्ट माइनस हो जाएंगी और हमारी ट्रेड डेफिसिट चली जाएगी कि हमने चीज़ें ख़रीद ज़्यादा ली हैं, बेची कम है। तो ऑफ कोर्स आपकी जो ट्रेड है वो डेफिसिट में जाएगी और आपकी जो नेट एक्सपोर्ट है वो नेगेटिव हो जाएंगी। अ ट्रेड सरप्लस इज़ अ सिचुएशन इन विच नेट एक्सपोर्ट आर पॉजिटिव। सो आपकी ट्रेड सरप्लस उस टाइम पे होती है जब आपने जो है वो बेचा ज़्यादा होता है, खरीदा कम होता है, वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। सो उस टाइम आपकी नेट एक्सपोर्ट जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं योर एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन योर इम्पोर्ट्स। बैलेंस ट्रेड रेफर्स टू व्हेन नेट एक्सपोर्ट आर ज़ीरो, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स आर एग्जैक्टली इक्वल। लाइक आपकी जो नेट एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट्स बेसिकली वो होती हैं जो आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा वाला जो पोर्शन होता है, क्योंकि हम आपकी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करते हैं तो जो एक्सपोर्ट बच जाती हैं वो हमारी नेट एक्सपोर्ट होती हैं। तो बैलेंस ट्रेड में आपकी नेट एक्सपोर्ट जो है वो ज़ीरो होंगी और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हैं वो उस टाइम पे एग्जैक्टली इक्वल होंगी, वो एग्जैक्टली इक्वल होंगी, दैट्स वाई ही नेट एक्सपोर्ट जो हैं वो ज़ीरो होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं द फ्लो ऑफ द गुड्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स। इसमें देखते हैं फैक्टर दैट इफेक्ट नेट एक्सपोर्ट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि नेट एक्सपोर्ट को इफेक्ट करते हैं? द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स। लाइक यहाँ पे देखा जाता है कि ओवरऑल जो गुड्स एंड सर्विसेज में सर्विसेज मार्केट है उसमें जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो टेस्ट है वो किस तरह का है, लोग किस तरह की चीज़ें जो हैं वो पसंद करते हैं। लाइक फूड आइटम कौन से पसंद करते हैं, लाइक वो कैसी ड्रेसिंग जो उन्होंने चीज़ें परचेज़ करनी होती हैं। अब देखें हम लोग सोशली जो है और कल्चरली डिफरेंट हैं बहुत सारे कंट्रीज़ से, और उसमें ऑफ कोर्स हमने अगर क्लॉथ वगैरह परचेज़ करने तो हम ये देखेंगे कि कौन से हैं जो हमारे कल्चर से मैच करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ें परचेज़ करेंगे। अब फूड आइटम भी हम जो है वो देखते हैं कि हमारे रिलीजन में कौन सी चीज़ें अलाउ हैं और कौन सी हम अलाउ नहीं हैं, तो हम वही जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से परचेज़ करेंगे जो कि हमें अलाउ हैं या हमें पसंद है। उस हवाले से जो टेस्ट है वो बहुत मैटर करता है कंज्यूमर्स का। द प्राइस ऑफ गुड्स एट होम एंड अब्रॉड। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे अपने कंट्री में प्राइजेज़ हैं
और जो अब्रॉड में प्राइस हैं उसमें कितना फ़र्क है। और ऑफ कोर्स हम कोशिश करते हैं कि हमें जो गुड्स मिलें वो रादर लेस एक्सपेंसिव हों और हम इजीली उसको मैनेज कर सकें, हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव ना पड़े। द एक्सचेंज रेट एट विच पीपल कैन यूज़ डोमेस्टिक करेंसी टू बाय फॉरेन करेंसी। उसके बाद वो एक्सचेंज रेट बहुत मैटर करता है। और एक्सचेंज रेट जो होता है कि आपने अपनी करेंसी, आपने कितने रुपए देने के बाद आपको कितने डॉलर मिलेंगे या आपको कितने यूरो मिलेंगे। सो उस तरह से वो भी मैटर करता है कि आपको, अगर आपका एक्सचेंज रेट ज़्यादा होगा तो आपको वो चीज़ें जो हैं जिन कंट्री से आप परचेज़ कर रहे हैं, अगर उनकी करेंसी एक्सपेंसिव है तो आपको चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेंगी, तो वो भी आपकी इंपोर्ट पे जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो असर डालता है। या अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस हवाले से भी जो है वो चीज़ें काफ़ी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, उन पर फोकस करना पड़ता है। देयर आर सम अदर फैक्टर्स दैट इफेक्ट नेट एक्सपोर्ट्स। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एट होम एंड अब्रॉड। सो जो कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने परचेज़ करना है उनकी इनकम देखी जाएगी कि अगर वो विद इन द कंट्री जो है वो काम करते हैं, अपने ही मुल्क में रह रहे हैं तो उनकी कितनी इनकम है, या अगर अब्रॉड में है तो वो कितनी इनकम है। सो उसके हवाले से वो डिसाइड करेंगे कि वो जो परचेज़ करेंगे वो किस क्वालिटी की या किस कंट्री की गुड्स जो हैं वो परचेज़ करना अफोर्ड कर सकते हैं। एंड द कास्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्राम कंट्री टू कंट्री। अब उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी गुड में इंक्लूड होती है कि अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो अगर विद इन द कंट्री आप लेते हैं, ख़रीदते हैं, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो आपको कितनी पड़ेगी, और अगर आउट ऑफ द कंट्री आप उसको परचेज़ कर रहे हैं अब्रॉड से तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। बिकॉज के मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो हम आउट ऑफ द कंट्री गुड्स इंपोर्ट करते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें ड्यूटीज़ और टैरिफ भी बीच में ऐड हो जाता है। सो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ज़्यादा पड़ती है। सो द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स इंटरनेशनल ट्रेड, ऑफ कोर्स इसमें पॉलिसीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट की वो बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होंगी तो लोगों के लिए जो है वो उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रिलैक्स होंगी तो लोग ऑफ कोर्स जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें हम वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ जीडीपी शेयर कर रहे हैं और यहाँ पे हम टाइम स्पेन जो है वो कौन कौन सा टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं। लाइक 1950 से हमने 2000 तक के लिए हैं, और ये हमारी इंपोर्ट जो है और एक्सपोर्ट को शो कर रहा है। हमारी इंपोर्ट जो है दैट इज़ अ ग्रेटर देन आवर एक्सपोर्ट। तो आप ये ग्राफ को देख के कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड है दैट इज़ इन डेफिसिट। जब भी आपकी इंपोर्ट जो है वो ग्रेटर देन आपकी एक्सपोर्ट होती है तो उस टाइम पे जो है स्टार्ट में तो ये है कि आप देख रहे हैं जो ऑरेंज लाइन है ये शो करिए कि किसी किसी लेवल पे आके एक्सपोर्ट ज़्यादा है और आपकी इंपोर्ट कम है। लेकिन इस टाइम 2000 तक का आपने जब आगे देखा तो इसमें जो आपकी इंपोर्ट है वो उस टाइम पे ज़्यादा है। और अगर अभी का भी फिगर आप लें तो ऑफ कोर्स हमारी इंपोर्ट जो है दैट इज़ अ ग्रेटर देन आवर एक्सपोर्ट। हालांकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे काफ़ी टाइट पॉलिसीज़ की हुई हैं, बट इसके बावजूद हमारे पास एक्चुअली जो एक्सपोर्ट करने वाली गुड्स हैं वो बेसिक गुड्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट दैट्स वाई जो है वो लेस होती है। जब आप फाइनल गुड्स परचेज़ कर रहे होते हैं और जो बेसिक गुड्स है वो आप लाइक सेल कर रहे होते हैं या एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो देन डेफिनेटली आपकी जो ट्रेड है वो डेफिसिट में जाती है। ओके जी, द फ्लो ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज नेट कैपिटल आउटफ्लो। नेट कैपिटल आउटफ्लो रेफर्स टू द परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स बाय द डोमेस्टिक रेजिडेंट्स माइनस द परचेज ऑफ डोमेस्टिक एसेट बाय फॉरेनर्स। सो नेट कैपिटल जो आउटफ्लो होता है वो ये रेफ़र करता है कि आपने जो फॉरेन एसेट जो हैं वो परचेज़ किए हैं, लाइक डोमेस्टिक रेजिडेंट्स ने, कि पाकिस्तानियों ने जो फॉरेन एसेट परचेज़ किए हैं उसमें से हम माइनस करते हैं द परचेज ऑफ द डोमेस्टिक एसेट बाय फॉरेनर्स, के पाकिस्तान के एसेट जो हैं फॉरेनर्स ने जो परचेज़ किए हैं। सो वो माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी दैट इज़ आवर नेट कैपिटल आउटफ्लो, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा एसेट परचेज़ किए हैं दैट इज़ अ ग्रेटर देन जो कि फॉरेनर ने पाकिस्तान के एसेट परचेज़ किए हैं, तो उस टाइम पे हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो क्या होगा, ऑफ कोर्स वो नेट कैपिटल आउटफ्लो होगा। और जो कि इस टाइम पे आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर से चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा परचेज़ कर रहे होते हैं, एसेट परचेज़ कर रहे होते हैं। सो पहले हमने जितनी भी बात की थी उसमें हमने गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्कस किया था। यहाँ पे हम जो है वो नेट कैपिटल आउटफ्लो में एसेट्स की बात कर रहे हैं, और एसेट्स जो हैं वो डिफरेंट टर्म में हो सकते हैं, उसमें सिक्योरिटीज़, बॉन्ड एट्सेट्रा, कैपिटल एसेट्स भी हो सकते हैं, या जो है आपके लाइक लैंड एट्सेट्रा, इस टाइप के एसेट्स भी हो सकते हैं। सो द वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस नेट कैपिटल आउटफ्लो, कौन से वेरिएबल हैं जो कि नेट कैपिटल आउटफ्लो को इन्फ्लुएंस करते हैं। द रियल इंटरेस्ट रेट बीइंग पेड ऑन फॉरेन एसेट,
जो कि आप फॉरेन एसेट परचेज़ कर रहे होते हैं तो उन पे जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आपने पे करना होता है या पे करते हैं, एक वो चीज़ है कि जो आपके कैपिटल आउटफ्लो को इन्फ्लुएंस करती है। सेकंड, द रियल इंटरेस्ट रेट बीइंग पेड ऑन डोमेस्टिक एसेट। सो उसी तरह आपके डोमेस्टिक एसेट पे या आपके कंट्री के एसेट पे जो है जो इंटरेस्ट रेट पे करना होता है वो भी आपके नेट कैपिटल आउटफ्लो को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। द परसीव्ड इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल रिस्क ऑफ होल्डिंग एसेट अब्रॉड, जो आउट ऑफ द कंट्री, वो किसी के लिए वो हमारा कंट्री हो या हमारे लिए किसी और का कंट्री हो। सो अब्रॉड जब हम बात करते हैं तो वो ऑफ कोर्स आउट ऑफ द कंट्री बात होती है। सो उसमें जो पॉलिटिकल रिस्क होता है और इकोनॉमिक रिस्क जो होता है एसेट होल्डिंग के लिए वो भी मैटर करता है। द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट इफेक्ट फॉरेन ऑनरशिप ऑफ डोमेस्टिक एसेट, किसी भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो बहुत इफ़ेक्ट करती हैं फॉरेन डोमेस्टिक एसेट्स को। सो जो है उसके अकॉर्डिंगली भी ये जो है आपको सोचना पड़ता है और वो कितना आपके नेट कैपिटल आउटफ्लो को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। Net export and the net capital outflow are closely linked. So for an economy as a whole, नेट एक्सपोर्ट एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो मस्ट बैलेंस ईच अदर, सो दैट आपका जो नेट कैपिटल फ्लो है उसको जो है वो नेट एक्सपोर्ट के बेसिकली वो इक्वल होना पड़ता है और इट शुड बी अनइक्वल। दिस होल्ड ट्रू बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन दैट इफेक्ट वन साइड मस्ट आल्सो इफेक्ट द अदर साइड बाय द सेम अमाउंट। सो यू कैन से net export measure the imbalance between a country export and import in like world markets for goods and services. So net capital outflow basically measure the imbalance between the amount of foreign assets brought by the domestic residents and the amount of domestic asset brought by the foreigners in the world financial market. So for an economy, net export should be a equal net capital outflow. It should be an equal net capital outflow. सो अगर आपकी जो है नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है वो आपके नेट एक्सपोर्ट के इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। स्लाइड में भी देखें कि अगर आप वाई में से लाइक अपनी इनकम में से कंजम्पशन और गवर्नमेंट टैक्स जो है वो निकाल दें तो पीछे जो आपके पास इनकम बचेगी दैट इज़ योर सेविंग, क्योंकि आपने अपने एक्सपेंसेस तो निकाल दिए हैं, अब वो आपके पास सेविंग है। तो उस टाइम पे योर नेशनल जो सेविंग है दैट इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट। अब आपकी जो सेविंग होती है वही आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप सेव नहीं करते, आपके पास सेविंग नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और आपकी एक्सपोर्ट भी जो है वो आपकी सेविंग का पार्ट होता है। नेट एक्सपोर्ट जो होती है वो आपकी, तो सेविंग इज़ इक्वल टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पर प्लस नेट कैपिटल आउटफ्लो। सो आप इसको क्या कहते हैं कि एस इज़ इक्वल टू आई प्लस एन सी ओ, लाइक आई आपकी इन्वेस्टमेंट एंड एन सी ओ क्या है, नेट कैपिटल आउटफ्लो। सो अभी भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही सो मैं अगेन बार बार कह रही हूँ कि आप वो अपने पॉइंट ज़रूर साथ साथ नोट करिएगा और वो मेरे से मीटिंग में ज़रूर डिस्कस करिएगा। ओके जी, ये ग्राफ है, इसमें हम देख रहे हैं कि नेशनल सेविंग हमारी कहाँ पे है और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ पे है। सो इनका हम गैप जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें भी हमने जो फिगर्स लिए हैं दैट इज़ 1962 2000 तक के लिए हैं हमने। यहाँ पे परसेंट जीडीपी हम शो कर रहे हैं और ये हमारी हर जो सालाना है वो रिपोर्ट है जो कि ये बता रही है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हमारी कहाँ तक जा रही है और नेशनल सेविंग कहाँ तक जा रही है। ओके, ये जो इस डायग्राम में का पैटर्न भी सेम ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे वाई एक्सिस में हम लोग जो है वो जीडीपी की परसेंटेज जो है वो शो कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो शो हो रहा है। सो दैट इज़ अ लाइन जिसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अगर इससे जाती है तो हमारा जो आउटफ्लो है वो माइनस चला जाता है। सो इस लेवल पे जो है ये एक मिनिमम लेवल जो कि ज़ीरो है, स्ट्रेट लाइन इसको शो कर रहा है। सो इससे ऊपर जब तक थी दैट इज़ नेट हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो जो था वो उस टाइम पे पॉजिटिव था और 2000 तक जो आप देखें तो हमारा जो नेट कैपिटल आउटफ्लो है दैट इज़ अ माइनस। The prices for international transaction, so real and the nominal exchange rate. International transaction are influenced by international prices. Of course, आपकी international जो transactions होती हैं वो आपकी international prices से influence करती हैं। वो आपकी transaction तभी होती है अगर आपकी जो prices हैं वो affordable होती हैं। So the two most important international prices are the nominal exchange rate and the real exchange rate. So आपकी जो prices हैं उसमें दो चीज़ें जो मेजर जिनका जो रोल होता है
वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है एक, और एक आपका रियल एक्सचेंज रेट है। अब आपका ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, रियल एक्सचेंज रेट क्या है, ये जो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। The nominal exchange rate is the rate at which a person can trade the currency of one country for the currency of an other. So यहाँ पे हम nominal exchange rate में क्या कर रहे होते हैं कि a person can trade the currency, वो currency का exchange rate जो है हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं of one country for the other country. Like in other words, nominal exchange rate tells how much foreign currency can be exchanged for a unit of domestic currency. कि आप कितनी करेंसी, फॉरेन करेंसी जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी से। लाइक आपको पाकिस्तान के 1 रुपी में कितने डॉलर मिलेंगे या कितने यूरो मिलेंगे। सो नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज़ एग्जैक्टली दिस इज़ कि आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी को यूज़ करते हुए कितनी फॉरेन करेंसी ले सकते हैं या उसके एक्सचेंज में उसकी रेशो क्या है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में फर्दर गाइड करती हूँ। द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन 2 ways. फर्स्ट ऑफ ऑल इन यूनिट ऑफ अ फॉरेन करेंसी पर 1 पाक रुपी, लाइक 1 पाक रुपी में कितने यूनिट आपको फॉरेन करेंसी के मिलेंगे, एंड इन यूनिट ऑफ अ पाक रुपी पर 1 यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी। सो आपको कितने पाक रुपी जो है वो देने पड़ेंगे 1 यूनिट ऑफ करेंसी जो है वो फॉरेन परचेज़ करने में। पहले हम कहते हैं कि पाकिस्तान का 1 रुपया लगा के हमें, लेट्स सपोज हम बात करें डॉलर की, जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंटरनेशनल करेंसी भी बात करते हैं। सो अगर आप पाकिस्तान का 1 रुपया जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें कितने डॉलर मिलेंगे, फर्स्ट वन। एंड सेकंड वे जो है उसमें हम कहते हैं कि आपको $1 परचेज़ करने के लिए कितने पाकिस्तानी रुपये देने पड़ेंगे। सो दैट इज़ सेकंड वे। तो 2 वे में हम कहते हैं जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो एक्सप्रेस होता है। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। Assume the exchange rate between US dollar and the Pakistan rupee is $1 to a 167.58 rupee. So currently जो आज का हमारा एक्सचेंज रेट है with dollar that is a 167.58 रुपी। सो फर्स्ट हमने बात की थी जी कि 1 US डॉलर जो है ट्रेड्स फॉर 167.58 रुपी। सो एक US डॉलर के लिए हमें एक 167.58 रुपी देने पड़ेंगे, एंड 1 रुपी ट्रेड्स फॉर 1 बाय 167.58। सो 1 रुपी में हमें कितने डॉलर मिलेंगे, दैट इज़ 0.00596 ऑफ अ डॉलर। सो 1 रुपया देने के बाद 0.00596 डॉलर हमें मिलेंगे। लाइक आप देखें कि हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो उसके क्या हालात हैं। लाइक पाकिस्तान की करेंसी की जो वैल्यू है वो इस टाइम पे क्या है। ओके जी, इसमें अभी हम बात करेंगे एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के बारे में, जो कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट में जो है हम एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, जब हमारी करेंसी एप्रिसिएट होती है एंड डेप्रिसिएट होती है तो बेसिकली ये क्या सिचुएशन होती है। एप्रिसिएशन रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी एज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी इट कैन बाय। सो एप्रिसिएशन में जब आपकी करेंसी की वैल्यू इंप्रूव हो रही है, हम कहते हैं लेट्स सपोज 167.58 रुपी जो है देने के बाद हमें $1 मिलेगा। तो अगर एप्रिसिएशन की हम बात करें तो इसमें हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो डॉलर की प्राइस है रुपी में, तो अब हमें 1 रुपी स्पेंड करने के बाद $1 परचेज़ करने के लिए हमें 150 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इट शोज़ कि आपकी करेंसी जो है वो एप्रिसिएट कर रही है, आपकी करेंसी की वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो रही है। फिर हम कहते हैं कि आपको जी $1 परचेज़ करने के लिए लेट्स सपोज 130 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये सस्ती हो रही है, आपके लिए डॉलर सस्ता हो रहा है ना। तो वो बेसिकली डॉलर सस्ता नहीं हो रहा, आपकी करेंसी जो है उसकी वैल्यू इम्प्रूव हो रही है, आपकी करेंसी अप्रिसिएट कर रही है। सो अगर आप डेप्रिसिएशन की सूरत में देखें तो इट रेफर्स टू अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी एज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ द फॉरेन करेंसी इट कैन बाय। सो आपको जो है फॉरेन करेंसी बाय करने के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आपको मोर रुपीज़ जो है वो देने पड़ेंगे तो देन आपकी जो करेंसी है वो डेप्रिसिएट हो रही है। लेट्स सपोज हम कहते हैं अभी हमारी करेंसी जो है वो 167.58 रुपी देने के बाद हमें $1 मिलेगा। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं अल्लाह ना करे हमें जो है वो $1 ख़रीदने के लिए 180 समथिंग रुपी देने पड़ेंगे। तो इस सूरत में क्या है, हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है, वो डी वैल्यू हो रही है कि हमें $1 ख़रीदने के लिए अब ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो दैट इज़ डेप्रिसिएशन। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया तो फर्दर आप मुझसे पूछ सकते हैं।
Nominal exchange rate, if a rupee buy more foreign currency there is an appreciation of the rupee. लाइक अगर आप 1 रुपी से मोर फॉरेन करेंसी जो है वो परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, तो देन इट्स एप्रिसिएशन. एंड इफ़ इट बाइज लेस देयर इज़ अ डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी. और अगर आप जो है वो कम बाय करते हैं या आपको कम करेंसी फॉरेन करेंसी मिलती है इक्वल टू 1 रुपी, तो देन जो है ये डेप्रिसिएशन है ऑफ योर ओन करेंसी. द रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट हमने डिस्कस कर लिया. अभी हम आते हैं रियल एक्सचेंज रेट के बारे में. द रियल एक्सचेंज रेट इज़ द रेट एट विच अ पर्सन कैन ट्रेड द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंट्री फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन अदर कंट्री. तो रियल एक्सचेंज रेट में हम बात करते हैं कोई भी पर्सन जो है वो ट्रेड कर सकता है गुड्स एंड सर्विसेज की, कि आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज अपने कंट्री में हैं वो दे के आपको सेम अमाउंट में दूसरे कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज मिलनी चाहिए. सो दैट इज़ रियल एक्सचेंज रेट, कि जितनी चीज़ आप दे रहे हैं आपको उतनी ही चीज़ मिलनी चाहिए. हालांकि जब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट में बात करते हैं तो हमारी करेंसी जो है वो काफ़ी डेप्रिसिएटिव करेंसी है, तो हम पैसे काफ़ी ज़्यादा दे रहे होते हैं या अपनी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दे रहे होते हैं और उधर से हमें अब्रॉड से वो चीज़ें या जो अमाउंट है वो कम मिकदार में मिल रही है. क्योंकि हमने पहले बात की कि हम 167.58 रुपये देंगे तो हमें $1 मिलेगा, तो दैट इज़ अ नॉमिनल एक्सचेंज रेट. लेकिन अगर रियल एक्सचेंज रेट की बात करें तो हमें जितना हमने हम अगर 1 रुपी जो है $1 लेना तो फिर हमें भी 1 रुपी देना चाहिए. ये दैट इज़ अ रियल एक्सचेंज रेट. ओके जी. The real exchange rate compares the price of the domestic good and the foreign good in the domestic currency. So real exchange rate में हम जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं. सो प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स और डोमेस्टिक गुड्स की प्राइसेस जो है वो हम जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में कंपेयर कर रहे होते हैं. द रियल एक्सचेंज रेट बेसिकली कंपेयर द रिलेटिव प्राइस ऑफ टू कंट्रीज कंपोजिशन बास्केट. सो हम टू कंट्रीज़ की जो कंपोजिशन बास्केट है जिसमें जो हम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे होते हैं, सो हम वो भी कंपेयर करते हैं रियल एक्सचेंज रेट में. हम एग्जांपल लेते हैं. इफ़ अ केस ऑफ जर्मन बियर इज़ अ ट्विस एज एक्सपेंसिव एज अमेरिकन बियर. हम इस केस में हम कहते हैं कि जर्मन बियर जो है वो ट्विस एक्सपेंसिव है, 2 टाइम मोर एक्सपेंसिव है एज अमेरिकन बियर. द रियल एक्सचेंज रेट इज़ 1/2 केस ऑफ द जर्मन बियर एज पर द केस ऑफ अमेरिकन बियर. तो अमेरिकन बियर के सिलसिले में क्या है कि जर्मन बियर जो है वो मोर एक्सपेंसिव है, तो वो उसका जो रियल एक्सचेंज रेट होगा दैट इज़ 1/2, सो दैट इज़ द 0.5. ओके जी. द रियल एक्सचेंज रेट डिपेंड्स ऑन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड द प्राइस ऑफ गुड्स इन द टू कंट्रीज मेजर्ड इन लोकल करेंसी. सो आपकी जो रियल एक्सचेंज रेट है वो आपके नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे जो है वो डिपेंड कर रहा है. हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट में करेंसी को मेजर करते हैं और रियल एक्सचेंज रेट में हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं कि हमें ये कितनी क्वांटिटी में मिलेगी, कितनी क्वांटिटी में हम देंगे तो हमें कितनी क्वांटिटी में मिलेंगे. सो इन टू कंट्री मेजर्ड इन लोकल करेंसीज. सो आप अपनी लोकल करेंसी में देख रहे होते हैं कि ये चीज़ परचेज करने के लिए मुझे अपनी जो लोकल करेंसी है वो कितनी क्वांटिटी में देनी पड़ेगी. तो द रियल एक्सचेंज रेट इज़ अ की डिटरमेंट ऑफ द हाउ मच अ करेंसी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. रियल एक्सचेंज रेट में हम आप ये देखेंगे, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड अ रियल एक्सचेंज रेट. नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाय डोमेस्टिक प्राइस. आप पहले नॉमिनल एक्सचेंज रेट देखेंगे, फिर आप उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, डोमेस्टिक प्राइस के साथ करेंगे, और डिवाइस किस पे करेंगे, फॉरेन प्राइस पे करेंगे, और देन आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज़ योर रियल एक्सचेंज रेट. जी. इसमें हम देखते हैं जी, a depreciation like a fall in the Pak real exchange rate means that मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, that Pak goods have become cheaper relative to a foreign goods. अगर आपकी करेंसी में या आपके रियल एक्सचेंज रेट में, पाकिस्तान के रियल एक्सचेंज रेट में अगर डेप्रिसिएशन होती है, फॉल होती है, तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जो गुड्स हैं इट बिकम्स चीपर रिलेटिव टू अ फॉरेन गुड्स. हमारी चीज़ें जो हैं वो जो फॉरेन गुड्स हैं उनके मुकाबले में डोमेस्टिक गुड्स चीपर हो जाएंगे रिलेटिवली. ये नहीं है कि हम कहें कि हमारी कंट्री की चीज़ें जो हैं वो चीपर हैं, चीपर इन द सेंस के सस्ती हैं, ऐसा नहीं है, बट रिलेटिवली उन लोगों के लिए, क्योंकि उनके लिए आपकी करेंसी बहुत चीपर है, वो सस्ती है. अगर वो $1 देंगे तो आपके उनको 167.58 रुपीज़ मिल रहे हैं. सो उनके लिए आसान है कि वो आपकी कंट्री से इम्पोर्ट करें. So this encourage consumer both at home and abroad to buy more Pak goods and a few goods from other countries. So ये चीज़ कहते हैं कि आपको इनकरेज करेगी कि आप अपने कंट्री की चीज़ें परचेज़ करें
और जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं वो भी आपकी कंट्री की चीज़ें जो है वो परचेज़ करें, ये इनकरेज करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। वो चीज़ें हमें अपनी करेंसी में बहुत महंगी पड़ रही होती हैं, उनके लिए हमारी करेंसी सस्ती है। $1 देंगे 167 पॉइंट समथिंग मिलेगा, लेकिन हमें उस 167.58 रुपीज़ में अपने कंट्री में कुछ नहीं मिलेगा। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। एज अ रिजल्ट पाक एक्सपोर्ट राइजेस एंड द पाक इम्पोर्ट फॉल एंड बोथ ऑफ दीज चेंजेस राइज पाक नेट एक्सपोर्ट। सो इससे क्या है, इसकी वजह से पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट है वो फॉल हो रही है। हम पाकिस्तान में हम कम चीज़ें, ऑफ कोर्स हम जब हमारे लिए अपनी कंट्री में चीज़ें इतनी हमें महंगी फ़ील हो रही हैं और डॉलर ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव है, तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है कि हम जो है वो अब्रॉड से चीज़ें इंपोर्ट करें। तो हम ऑफ कोर्स अपनी कंट्री की जो है वो चीज़ें ख़रीदेंगे और उसे यूज़ करेंगे, तो इस सूरत में क्या होगा कि हमारी इंपोर्ट कम हो जाएगी। एंड बोथ ऑफ दीज चेंजेस राइज पाक नेट एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट ऑफ कोर्स हमारी ज़्यादा होगी क्योंकि लोगों के लिए, अब्रॉड के लोगों के लिए ये बहुत आसान है कि वो हमारी चीज़ें जो हैं वो परचेज़ करें, क्योंकि उनको हमारी चीज़ें सस्ती पड़ रही हैं। सो उस हवाले से वो एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी जो नेट एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम देखते हैं कन्वर्सली एन एप्रिसिएशन इन द पाक रियल एक्सचेंज रेट मीन्स दैट पाक गुड्स हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू अ फॉरेन गुड्स, सो पाक नेट एक्सपोर्ट्स फॉल्स। सो अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उस सूरत में अगर आपकी करेंसी में जो है वो एप्रिसिएशन आती है, आपकी करेंसी इम्प्रूव करती है, तो दूसरे कंट्रीज़ के लिए, कंट्री के लोगों के लिए आपकी करेंसी एक्सपेंसिव हो जाएगी। सो लेट्स सपोज कि पहले उनको $1 जो था वो दे के 167.58 रुपीज़ मिलते हैं, तो अभी हम कहते हैं कि अगर हमारी करेंसी में अप्रिसिएशन होती है तो उन्हें $1 के इक्वल 100 रुपये मिलते हैं। तो उनके लिए करेंसी पहले से महंगी हो चुकी है, तो वो इंपोर्ट जो है वो कम कर देंगे। उनकी इंपोर्ट कम होने का मतलब है हमारी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। और अगर हमें जो है वो ये लग रहा है कि अपनी कंट्री में चीज़ें फर्दर एक्सपेंसिव हमारे लिए हो गई हैं और बाहर से चीज़ मंगवाने और अपने कंट्री से जो चीज़ ख़रीदने में हम कंपेयर करें कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो हम भी कोशिश करें कि हम बाहर से चीज़ें ख़रीद लें। तो इससे क्या होगा कि हमारी इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इसकी वजह से आपकी नेट एक्सपोर्ट जो है वो डाउन हो सकती है। ओके जी, नेक्स्ट हम देखेंगे अ फर्स्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन परचेजिंग पावर पैरिटी। सो आपकी जो थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट है वो डिटर्मिन करती है परचेजिंग पावर पैरिटी। सो अभी हम इस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी एक्सप्लेनिंग द वेरिएशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट। सो ये ऐसी थ्योरी है जो कि सिंपल भी है और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी इसको इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड इसको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, इस थ्योरी को मानते हैं। एंड इट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट। सो ये जो करेंसी एक्सचेंज रेट में वेरिएशंस आती है, कभी ये इंक्रीज़ हो रहा होता है, कभी ये डिक्रीज़ हो रहा होता है, सो इन वेरिएशन को एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी जी बेसिक लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे थ्योरी की परचेजिंग पावर पैरिटी की। परचेजिंग पावर पैरिटी इज़ अ थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट। ये थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट है बेसिकली, वेयर बाय अ यूनिट ऑफ एनी गिवन करेंसी शुड बी एबल टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड इन ऑल कंट्रीज। सो इसमें हम बात करते हैं कि जो यूनिट ऑफ वन करेंसी है, इट शुड बी एबल टू बाय, ये इसको हर सूरत में जो है वो सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन ऑल कंट्री में, हम कहते हैं कि 100 रुपये में हमें जो चीज़ पाकिस्तान में मिलती है वो हर सूरत में हमें 100 रुपये में अमेरिका में से भी वो चीज़ मिलनी चाहिए। जबकि अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट की हम बात करें, दैट इज़ अ समहाउ डिफरेंट, क्योंकि वो उनका $1 भी नहीं बनता जो कि हमारा 100 रुपीज़ है। लेकिन जो बेसिकली परचेजिंग पावर पैरिटी है वो ये कहती है कि आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए, वो वेरिएट नहीं करनी चाहिए, इसको इक्वेट करना चाहिए। सो इट शुड बी able to buy the same quantity of good in all countries, not only Pakistan, US, including rest of the world. So the basic logic of a purchasing power parity is, according to the purchasing power parity theory, a unit of any given currency should be able to buy the same quantity of good in all countries. Okay, the theory of the purchasing power parity is based on
अ प्रिंसिपल कॉल्ड द लॉ ऑफ वन प्राइस। सो ये थ्योरी जिस प्रिंसिपल पे बेस करती है दैट इज़ द लॉ ऑफ वन प्राइस, लाइक प्राइस एक होनी चाहिए। अब प्राइस एक होने का क्या मतलब है, नॉट ओनली योर ऑल डोमेस्टिक मार्केट्स बट आल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड। सिर्फ वो पाकिस्तान की किसी एक मार्केट की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान के सब मार्केट में और इवन के सेम प्राइस इन अदर कंट्रीज़, वही प्राइस पाकिस्तान में हो, वही प्राइस यूएस में हो, वही यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे हो, एशियन कंट्रीज़ में, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड हम उसमें बात कर रहे हैं कि सेम प्राइस होनी चाहिए। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ द वन प्राइस। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वन प्राइस अ गुड मस्ट सेल फॉर द सेम प्राइस इन ऑल लोकेशन। सो वो जो कोई भी लाइक जिस गुड की हम बात करते हैं या कमोडिटी की बात करते हैं उसको सेम प्राइस पे ऑल लोकेशन में सेल होना चाहिए, सेम प्राइस पे। है कि अगर ये वन प्राइस लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा कि अनएक्सप्लॉइटेड प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कि अगर जो है इस लेवल पे आके क्या है कि इनकी जो प्राइस है जो डिफ़र कर रही हैं उनको नेसेसरली कन्वर्ज करना पड़ेगा, एक लेवल पे आना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू theory of the purchasing power parity, a currency must have the same purchasing power in all countries and exchange rate move to ensure that, इसमें हम कहते हैं कि जी इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो हमारी जो करेंसी है उसका परचेजिंग पावर जो है वो सेम होनी चाहिए इन ऑल कंट्रीज़, और जो एक्सचेंज रेट है मूव टू इंश्योर दैट कि एक्सचेंज रेट को देख के पता चले। हम कहते हैं $1 इज इक्वल टू 1 रुपी, 1 यूरो इज इक्वल टू 1 रुपी, 1 रियाल इज इक्वल टू 1 रुपी, 1 यन इज इक्वल टू 1 रुपी, 1 पाउंड इज इक्वल टू 1 रुपी। ये सारी करेंसीज एक लेवल पे आए, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी करेंसीज हैं उनकी परचेजिंग पावर जो है वो सेम उसी टाइम हो सकती है जब उनका जो एक्सचेंज रेट है वो सेम हो। सो इफ द परचेजिंग पावर ऑफ द रुपी इज़ ऑलवेज द सेम एट होम एंड अब्रॉड देन द एक्सचेंज रेट कैन नॉट चेंज। अगर आपका जो आपकी कंट्री में विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री आपका एक्सचेंज रेट जो है वो सेम है तो इससे क्या होगा, आपका होम एंड द एक्सचेंज रेट जो है वो आपकी अगर परचेजिंग पावर सेम है तो आपका एक्सचेंज रेट जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। So the nominal exchange rate between the currencies of two countries must reflect the difference prices level in those countries। और जो आपका नॉमिनल एक्सचेंज जो रेट है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में बता रहा होता है, इट मस्ट रिफ्लेक्ट द डिफरेंट प्राइजेज, जो डिफरेंट प्राइजेज लेवल को शो कर रहा होता है उन कंट्रीज़ में, क्योंकि नॉमिनल एक्सचेंज रेट आपका सेम नहीं होता। Okay जी, when the central bank prints large quantity of money, the money loses value both in term of the good and services it can buy and in term of the amount of other currencies it can buy। जब आप ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब आप सेंट्रल बैंक से जो प्रिंट्स जो है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में लेते हैं या आप सेंट्रल बैंक आपकी जो ज़्यादा मनी जो है वो प्रिंट कर देता है, सो द मनी लूजेज वैल्यू, वो मनी जो है वो अपनी वैल्यू लूज़ कर देती है बोथ इन टर्म ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन बाय। आप उससे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे क्योंकि आपकी मनी जो है वो अपनी वैल्यू लूज़ कर चुकी है, क्योंकि आपने जो मनी प्रिंट की है दैट इज़ अ मोर और मनी सप्लाई ज़्यादा है। और ऑफ कोर्स जब आपकी मनी सप्लाई ज़्यादा होती है और उस टाइम पे आपकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है करेंसी की वो डिवैल्यू हो जाती है, जिसको आप डेप्रिसिएशन बोलते हैं, मनी डेप्रिसिएशन। ओके जी, यहाँ पे ये देखें प्राइस लेवल ये जा रहा है, मनी सप्लाई जो है वो प्राइस लेवल से कहीं ज़्यादा ऊपर जा रही है, और दिस इज़ योर एक्सचेंज रेट जो कि आपके इंडेक्स में शो कर रहा है। सो ये 1 से नीचे जा रहा है, पॉइंट्स में जा रहा है एक्सचेंज रेट, क्योंकि आपकी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो रही है, तो ऑफकोर्स आपका एक्सचेंज रेट जो है वो नीचे चला जाएगा। अब आप 1 रुपी से आपको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि 1 रुपी का हमने बात की कि 0.00596 आपको जो है डॉलर मिलेगा 1 रुपी देने के बाद, और आपको $1 लेने के लिए 167.58 रुपीज़ देने पड़ेंगे। सो एक्सचेंज रेट जो है वो इस तरह से जा रहा है आपकी करेंसी का, और प्राइस लेवल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, बट मनी सप्लाई उससे भी कहीं ऊपर है। और अभी आपका प्राइस लेवल भी ये बेसिकली जो आपकी जो ये रेड मैरून सी लाइन है जो आपकी प्राइस लेवल को शो कर रही है, सो इस टाइम पे ये यहाँ पे जाके ऊपर मनी सप्लाई से भी इंक्रीज़ कर गई है। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं मनी गुड्स। मैनी गुड्स आर नॉट इजीली ट्रेडेड और शिप्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ट्रेडेबल गुड्स आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट सब्सिट्यूट व्हेन दे आर द प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। तो लिमिटेशन जो परचेजिंग पावर पैरिटी की हैं बेसिकली उसमें हम देखते हैं कि जो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इजीली ट्रेडेबल नहीं होती हैं, या वो शिप्ड
लाइक दैट इज़ नॉट इजीली शिफ्ट फ्रॉम वन अदर टू एन अदर कंट्री, कि वो उनका जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो है वो जाना इतना आसान नहीं होता। आप उनको मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो है वो ले जा इतनी आसानी से नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी हैवी मशीनरी हो सकती है जो कि आप इजीली जो है वो अगर परचेज़ करें भी तो आप एक दूसरे कंट्री से अपने कंट्री नहीं इतनी आसानी से ला सकते, और उसको लाने में भी शायद अगर आप इनकेस लेके भी आते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस लेवल की पड़ जाती है, फिर आप सोचते भी नहीं हैं इस बारे में। और दूसरा यह है कि ट्रेडेबल गुड्स आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट सब्सटीट्यूट व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट कंट्रीज़। सो आपके जो ट्रेडेबल गुड्स होती हैं वो ऑल टाइम परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं हो सकती, बिकॉज के वो डिफरेंट कंट्रीज़ में पैदा हुई हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ के जो हैं वो कल्चर डिफरेंट होते हैं, उनके सोशल वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, उनके रिलीजन डिफरेंट होते हैं, और इवन देन आप ये भी कह सकते हैं कि लाइक उनके इन्वायरमेंट, उनका वेदर, बहुत चीज़ें फ़र्क होती हैं। सो ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ें वही बात है कि आपके टेस्ट की हैं या आपके इंटरेस्ट की हैं वो आपको दूसरे कंट्री से अवेलेबल हों, या दूसरा कंट्री जो वो चीज़ें बना रहा है वो आपके इंटरेस्ट की हों या आपके टेस्ट की हों। ओके जी, अभी हम समरी पे आते हैं। जो आज का लेक्चर कंप्लीट था उसमें जो हमने डिफरेंट पॉइंट पढ़े इसका ओवरव्यू है। तो नेट एक्सपोर्ट्स आर द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड अब्रॉड माइनस द वैल्यू ऑफ फॉरेन गुड्स एंड द सर्विसेज सोल्ड डोमेस्टिकली। सो नेट एक्सपोर्ट में हम जो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज जो सोल्ड करते हैं या सेल करते हैं, सो उसमें से माइनस कर देते हैं वैल्यू ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड डोमेस्टिकली। सो हमारा जो है उसमें से नेट एक्सपोर्ट मिल जाती है हमें। उसके बाद नेट कैपिटल जो आउटफ्लो है इज़ द एक्विजिशन ऑफ द फॉरेन एसेट बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स माइनस द एक्विजिशन ऑफ द डोमेस्टिक एसेट बाय लाइक फॉरेन्स। तो उसमें जो बेसिक हमारे पास अमाउंट बचती है दैट इज़ आवर नेट आउटफ्लो। और एन इकानमीज नेट कैपिटल फ्लो ऑलवेज इक्वल टू इट्स नेट एक्सपोर्ट। सो कैपिटल फ्लो ये हमने पहले भी बात की कि हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है वो ऑलवेज इक्वल टू आर नेट एक्सपोर्ट जो है वो होता है, क्योंकि जो कैपिटल आउटफ्लो है वो हम एसेट की सूरत में लेते हैं और एक्सपोर्ट जो होती है वो गुड एंड सर्विसेज की सूरत में होती हैं। सो इट शुड बी इक्वल इन एन कंट्री। So any economy saving can be used to either finance invest at home or the buy assets from abroad. Nominal exchange rate is the relative price of the currency of two countries. So nominal exchange होती है वो आपकी two country की relative price होती है उनकी currency की, and the real exchange rate is the relative price of the goods and services of two country. So जो real exchange है उसमें हम goods and services की बात करते हैं two countries की, और nominal exchange में हम currency की बात करते हैं, रिलेटिव जो प्राइस होती है करेंसी की उसके बारे में। ओके, व्हेन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट एक्सचेंजेस सो दैट ईच डॉलर बाय मोर फॉरेन करेंसी द डॉलर इज सेट टू अप्रिसिएट ऑन स्ट्रेंथन। अगर जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो चेंजेस हैं लाइक वो अप्रिसिएशन की सूरत में, अगर हम डॉलर की अप्रिसिएशन की बात करें तो उसमें क्या होगा कि वो डॉलर जो है लाइक ईच डॉलर बाय मोर फॉरेन करेंसी। अगर डॉलर जो है वो अप्रिसिएशन मोस्ट अभी हम बात करें कि जी डॉलर जो है वो अप्रिसिएट हो रहा है, वो महंगा हो रहा है, तो वो डॉलर जो है वो मोर फॉरेन करेंसी बाय कर सकता है। लाइक पहले जो है $1 के लिए उनको पाकिस्तानी रुपीज़ कितने मिलते थे, लाइक एक टाइम था 70 रुपीज़ 72 रुपीज़, फिर हम लाइक 80s 100 पे गए, 112 130 138, इस टाइम पे हम 167.58 रुपीज़ में हैं। तो ऑफ कोर्स ये इस टाइम डॉलर अप्रिसिएट हो रहा है। When the nominal exchange rate changes so that each dollar by less foreign currency the dollar is said to be a depreciation or weaken। और अगर डॉलर से डेप्रिसिएट होता है, जैसे कि पिछले कुछ टाइम में जाएँ कि एक टाइम था कि 72 रुपीज़ पे भी डॉलर था, 80 पे भी था, तो उस टाइम पे क्या था कि वो डॉलर के डेप्रिसिएशन का टाइम था, उस टाइम पे पाकिस्तान की करेंसी की अप्रिसिएशन थी। Okay, according to the theory of the purchasing power parity, a unit of a currency should buy the same quantity of good in all countries. So हमने अभी बात की purchasing power parity theory की, so उसमें जो करेंसी है it should buy the same quantity of goods in all over the country. So जो quantity of goods है वो same होनी चाहिए. The nominal exchange rate between the currencies of two countries should reflect the country's price level in those countries. तो जो nominal exchange rate है वो क्या करता है कि वो ये शो करता है प्राइस लेवल जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में।